मंच पर विराजमान माननीय सुश्री गीताताई जी गुंडे, श्रीमती ललिता निझावन जी, श्रीमती मोनिका अरोड़ा जी, डॉक्टर पूनम जी, डॉक्टर रमा जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी विद्वज्जन बंधुओं और बहनों, आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है हमारे जिया को, जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस यहाँ दिल्ली में चलता है। समय की ऐसी मांग आई कि दिल्ली में यह ग्रुप चले और यह सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। 1 वर्ष की पूर्णता पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मेरे को उन्होंने बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज का विषय थोड़ा सा एकेडमिक विषय है और सुषमा जी हमको देख करके प्रसन्न होती हैं क्योंकि हम इस विषय के जानकार नहीं हैं, क्योंकि मैं एकेडमिशियन नहीं हूँ और कम से कम इन विषयों का जानकार मैं नहीं हूँ। मैं बहुत प्रारंभ में बता देता हूँ कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और इसलिए मेरे इस विषय को रखने में कहीं कोई भूल होगी तो सुषमा जी और संबंधित हमारे जो प्राध्यापक बंधु जो विद्वान हैं उस विषय के, वे मुझको अपना विद्यार्थी समझ करके क्षमा करेंगे। विषय है नेशनलिज्म। मेरे को तो इस विषय से ही आपत्ति है। नेशनलिज्म का भारत की किसी भाषा में कोई सही अनुवाद नहीं है। भारत में जो सही शब्द है उसका नाम है राष्ट्र, राष्ट्रभाव। राष्ट्रभाव का अंग्रेजी में कोई ठीक अनुवाद नहीं है। ये समस्या इस कारण से खड़ी होती है कि पाश्चात्य जगत के लोग, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, विशेष रूप से ब्रिटेन के लोग जो भारत में आए, उनको यहाँ पर जो देखने को मिला और यहाँ जो उन्होंने अनुभव किया वो वहाँ पर नहीं था। जो परंपराएं, जो विषय, जो शब्द यहाँ के साहित्य में थे, यहाँ के जीवन में, चलन में थे, वो वहाँ नहीं थे। और जो वहाँ थे वे उस रूप में यहाँ नहीं थे। दोनों ही देशों की परंपरा, दोनों ही देशों का विचार और दर्शन बहुत भिन्न था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जीती हुई जाति, जीता हुआ समाज हारे हुए समाज का मान भंग करता है। उनके आत्मगौरव के और स्वाभिमान के सभी बिंदुओं को धीरे धीरे नष्ट करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता जिसके कारण से पराधीन हुआ समाज कभी खड़ा होने की हिम्मत कर सके। और इसलिए बार बार ये बात पराधीन समाज के मन में बैठाने की कोशिश की जाती है कि आप लोग सारे दुनिया में बहुत पिछड़े लोग हैं, आपके पास गर्व करने के लायक कुछ है नहीं। और इसलिए जो भारत के जो अच्छे श्रेष्ठ शब्द थे, परंपराएं थीं, उनको विकृत रूप से हमारे सामने रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र शब्द का अंग्रेजी में कोई समानार्थी नहीं है और नेशन शब्द का भारत की किसी भाषा में समानार्थी नहीं है। जिस प्रकार से धर्म का समानार्थी वहाँ नहीं है, रिलीजन का समानार्थी हमारे यहाँ नहीं है। नेशन नाम का जो शब्द है, इसका इतिहास कुछ लोग बताते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हो गया। बहुत विवाद है। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं वो किसी एक मत पर नहीं आ पाते
और इसलिए नेशन के बारे में, नेशन क्या होता है, अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं चलती हैं। जितने विद्वान पॉलिटिकल साइंस में दुनिया में हैं, उतने प्रकार की परिभाषाएं देने का भी प्रयत्न करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को यह ध्यान में आया कि समाज में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी होनी चाहिए, और इसलिए नेशन की कल्पना इसके बाद से प्रकट होती है। इस पर सब लोग सहमत नहीं हैं। अगर नेशन की कल्पना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और बाद में जर्मनी के बाद प्रारंभ हुई, ऐसा मानते हैं अगर 18वीं और 19वीं शताब्दी, तो क्या आज के जितने नेशन वे मानते हैं उन सब नेशंस में फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी आ गई है क्या? क्या सभी इन नेशंस में समानता का, बंधुत्व का और प्रेम का, स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिल गया है क्या? नहीं मिला है तो नेशंस कैसे हो गए? अगर वे नेशंस थे हैं तो उससे पहले के नेशंस क्यों नहीं माने जाते? कारण क्या है? एक गंभीर पहेली है, और इसका उत्तर विश्व के किसी भी राजनीतिक शास्त्र के लोगों के पास नहीं है। अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं सब लोग देते हैं, और परिभाषाओं के आधार भी सबके अलग अलग है। कोई कहता है एक जियोग्राफिकल, कोई कहता है एक रेशियल, कोई कहता है एक रिलीजन के नाम पर, कोई कहता है लिंग्विस्टिक के आधार पर, कोई कहता है हिस्ट्री के नाम पर, कोई कहता है फूड हैबिट्स के नाम पर, कोई कहता है मानसिकता के आधार पर, कोई परंपरा के आधार पर। नेशन के बारे में इतनी कल्पनाएं आज दुनिया भर में हो गई हैं कि कहना बड़ा कठिन है। वो टेरिटरी, जियोग्राफी, कस्टम, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, लैंग्वेज, अनंत प्रकार के धारणाएं हैं जिनके आधार पर कोई नेशन बन सकता है। आश्चर्य की बात यह है, ये विचारक किसी भी बात में एक मत नहीं हो पाते, और इसलिए ये जब एक मत नहीं हो पाते हैं तो नेशन की परिभाषा और नेशनलिज्म की परिभाषा भी क्या करेंगे? भगवान ही मालिक है, और उसी आधार पर वे भारत को तोलते हैं। उन्होंने तो मान लिया कि हमारे जो नेशन जो आया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन 18वीं सेंचुरी के बाद दुनिया में आया। उन्होंने अपना तो पक्का किया, हमारा भी ये पक्का करते हैं, कहते हैं भारत में जो भी कुछ था लेकिन नेशनलिज्म नहीं था। और सच बात है, वो जो नेशनलिज्म की परिभाषा वे करते हैं भारत में कभी नहीं था। उनकी जो मान्यता नेशनलिज्म की है, वो मान्यता, वो धारणा, वो भावना, वो विचार भारत में कभी नहीं था, और भगवान करे वो विचार भारत में कभी ना आवे जिस विचार को वे मानते हैं। और इसलिए बड़े बड़े जो पाश्चात्य जगत के विद्वान थे बड़े अहंकार के साथ कहते थे भारत में नेशनलिज्म, नेशनलिटी नहीं है। इंडिया वॉज नॉट ए नेशन, इंडिया वॉज नेवर ए नेशन। तो वो चाहे मैकडोनाल्ड था, चाहे म्यूर था, चाहे मैक्स मुलर था, चाहे मोनियर विलियम्स थे, सब एक बात तो कहते थे भारत में नेशनलिज्म, नेशनलिटी, नेशनल कंसेप्ट ये नहीं था। मैक्स मुलर क्या लिखता है? Indians are a nation of philosophers, and Indian intellect is lacking in political and material speculation, and that the Indians never knew the feeling of nationality. वो कहता है भारत में बड़े बड़े दार्शनिक लोग थे, बड़े बड़े विचारक लोग थे, बड़े बुद्धिमान लोग थे, लेकिन भारत में जो है वो नेशनलिटी का कंसेप्ट नहीं था। मैं उसकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जो नेशनलिटी का कंसेप्ट वो चाहता है वो भारत में नहीं था, ये अच्छा ही था। क्योंकि उनका जो नेशनलिटी का कंसेप्ट जो है ना वो बहुत भिन्न प्रकार का है, उनके जो पैरामीटर्स हैं बहुत भिन्न हैं। इसलिए उसको हमको ये समझना है कि उनके यहाँ जो नेशन है वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उनकी धारणा, कल्पना क्या है। अगर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर मानते हैं तो जो पुराने उनके देश हो गए वो क्या थे, वो खत्म क्यों हो गए? तो थोड़ा इतिहास में अपने को थोड़ा जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा असलियत क्या है,
तो हम थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर पाएंगे। जो दुनिया में 3000 साढ़े 3000 साल का जो ज्ञात इतिहास है, उस ज्ञात इतिहास में कौन कौन से देश कैसे डेवलप हुए और कैसे समाप्त हुए, ये बहुत संक्षेप में मैं एक दो बातें बता करके बस ध्यान में दिलाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के लिए, एक मिस्र नाम का एक देश था। फराओ राजा, बड़े बड़े पिरामिड, ममी हम लोग जानते हैं। जब पर्शियन लोग वहां गए तो वो खत्म कर दिया। मतलब अलेक्जेंडर गया, वो उसने उनको खत्म कर दिया। बाद में अरब लोग गए तो उन्होंने उनको खत्म कर दिया। अतः एक राजा, उसकी एक व्यवस्था, उसकी कोई एक परंपरा, वहां का कोई विचार, एक दूसरा जाता है तो उसको खत्म कर देता है, दूसरा आ जाता है। तो आज का जो मिस्र है, इजिप्ट, वो तो अरब लोगों का, इस्लाम को मानने वाला मिस्र है, फराओ राजाओं का नहीं है। तो कैसे ये एक देश धीरे धीरे बदलता है युग में, वो मिस्र खत्म हो गया। आज मिस्र की कोई परंपरा, कोई विचार, कोई दर्शन दुनिया में देखने को नहीं मिलता। बस ममीज और हम जो पिरामिड्स, उनकी कोई मूर्तियां, इतना ही देखते हैं, इससे तो कुछ नहीं मिलता। एक और देश था ग्रीक, वो यूनान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एथेंस, स्पार्टा, वो थर्मोपाइली का युद्ध, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, पाइथागोरस, वो होमर नाम का जो कवि, अपोलो देवता की मूर्ति, सूर्य का मंदिर, ये सब जो ग्रीक के नाम से ध्यान में आता है। उसका क्या हो गया भाई? वो आज का जो है वो तो ग्रीक पुराना नहीं है। कैसे ग्रीक खत्म हो गया भाई? खत्म हो गया ग्रीक, आज का ग्रीक वो नहीं है। तो कैसे ये देश थे और कैसे लंबे समय तक इन्होंने विश्व में एक स्थान बनाया, राजा, साम्राज्य, प्रजा, व्यवस्था, सेना, सब चीज तो थी, लेकिन खत्म हो गए। जब हम इनको देखते हैं, अपने देश से हम लोग तुलना करते हैं, देश हमारा भी था, वो हमारा देश था एक लंबे समय से, एक 7, 8, 10 हजार वर्ष पहले से हमको कुछ कुछ ध्यान में आता है। वो देश था और आज भी चल रहा है, उठा पटक चला, आना जाना चला, लड़ाई झगड़े चले, जीत हार हुई, लेकिन देश हमारा है। और इसलिए उसकी कहानी को थोड़ा और आगे देखेंगे तो ध्यान में आएगा, हमारे देश पर बड़े बड़े आक्रमण हुए। हमारे देश के ऊपर कोई 2000 साल पहले जो ग्रीक लोगों ने आक्रमण किए, इंडो ग्रीक्स आए, देश के बड़े हिस्से को गुलाम बनाए, लेकिन बाद में सारे के सारे जो ग्रीक जो है ये भारत के दर्शन में विलीन हो गए, भारत के विचार में घुल मिल गए। शक आए, शक भी घुल मिल गए, हूण आए, हूण भी घुल मिल गए, आसाम में अहोम लोग आए, वो भी यहीं मिल गए, कुषाण आए, वो भी मिल गए। मैं सबका नाम नहीं बता रहा हूं, बहुत से राजाओं के नाम हैं, सबको मालूम है। वो मिनियंडर है, मिलिंद हो गया, हेलियोडोरस है, वैष्णव हो गया, अहोम के राजा, अहोम राजा है जो तो थाईलैंड से आए थे, सब तो मिल गए, सब शहीद हो गए। वो लंबी कहानी है, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक भारत नाम का कोई एक देश था, जिस देश के ऊपर ये आक्रमण होते थे, ये मिल जाते थे, जीते हुए लोग मिल जाते थे, या विलीन हो जाते थे। उन देशों में उल्टा होता था, जो मैंने बताया, मिस्र में, यूनान में, रोम में, पर्शिया में, बेबीलोन में, वहां उल्टा हुआ, या दूसरा दृश्य हो गया। तो कुछ अंतर है, ये समान नहीं है। वो अंतर क्या है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। वो अंतर क्या है? एक मोटा मोटा अंतर हमको ये तो दिख रहा है कि आने वाले लोग यहां मिल जाते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने इसको बड़ा सुंदर ढंग से लिखा है। ऐसा लिखा है, ये भारत में एक हिंदू नाम का एक समाज जो अब है, ये एक खरल की तरह काम करता। खरल होता है ना, महिलाएं जो मसाला कूटती थी पहले, अब तो कम हो गया बहुत घरों में, वो 5, 7, 10 तरह का मसाला उसमें खरल में डाल के कूटते, बाद में उसको छानते, पाउडर बन जाता है, अचार में, सब्जी में डालने के काम आता है। खटाई है, मिर्च है, लौंग है, जीरा, ये सब
दिनकर जी कहते हैं कि ये हिंदू समाज एक खरल की तरह काम करता है। ये सब आने वाले लोगों को कूट पीस करके एक ऐसा मसाला बना देता है। ये ताकत इसके पास है। और इसलिए जो मिनिएंडर है मिलिंद हो जाता है, हेलियोडोरस वैष्णव हो जाता है, थाई लोग जो है अहोम है वो शैव हो जाते हैं, वो कनिष्क जो है वो भिक्षा पात्र लेकर के घर घर साधु की तरह घूमता है, श्रमण हो जाता है, भिक्षु हो जाता है। जय दामन जय वर्मन नाम के जो शक है वो शैव हो जाते हैं। अर्थात कुछ बात ऐसी हमारे देश में, हमारे समाज में है जो हम जीते चाहे हारे, लेकिन बाहर वालों को पचाने में हम सामर्थ्यवान थे। ये पचाता था, ये डाइजेस्ट करता था, ये खरल बन के काम करता था। ये कौन था और ये क्या था? हम पूछे ब्रिटेन वालों से, क्या बताएंगे हमको? वो तो ये कहते तुम्हारे यहाँ नेशनलिटी नहीं थी। हाँ नहीं थी, हम मानते हैं। जो तुम्हारे यहाँ थी वो तो हमारे यहाँ थी ही नहीं, हमको जरूरत भी नहीं। तुम तो समाप्त हो गए भैया। तुमने पूर्वजों को देखो तो सही, पुराना रोम कहाँ है? जो अलेक्जेंडर सिकंदर था उसके वंशज कहाँ हैं आज? जो पाइथागोरस उसके वंशज कहाँ हैं? सोक्रेटिस उसके वंशज कहाँ हैं आज? नहीं बचे। हाँ, हम कह सकते हैं 10,000 साल पहले जो लोग जैसे पूजा करते थे, जैसे वेद मंत्र पढ़ते थे, जैसे विवाह होते थे, जैसे भूमि पूजन होता था, ठीक उसी प्रकार से आज भी लाखों लाख की संख्या में हो रहा है। देखो तो सही। ये क्या है? ये मुद्दे की बात है। ये क्या है? मैं अभी नहीं बताता ये क्या है, आप लोग विचार करिए ये क्या है। वासुदेव शरण अग्रवाल बड़े अच्छे साहित्यकार, लेखक, हमारे प्राध्यापक थे काशी में, बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक दूसरे प्रकार का उदाहरण देकर के बताया और कहा, बड़ी बड़ी दुर्धर्ष जातियां, बड़ी बड़ी क्रूर और बर्बर जातियां भारत में आती थीं, लेकिन वह ऐसे हो जाती थीं जैसे नुकीले कोने वाले पत्थर गंगा में गिरते हैं और कुछ वर्ष बाद वे गोल गोल गंगलोड जैसे हो जाते हैं, कोने घिस जाते हैं। भारतीयता का पवित्र पुण्य निर्मल प्रवाह ऐसा था, इन जातियों के कोनों को घिसकर गोल गोल बना देता था। यह क्या था? यह क्या था? यह बड़ा भारी प्रश्न दुनिया के सामने भारत लगाता है। यह क्या था? हाँ, नेशनलिज्म नहीं था और उसकी हमको दरकार भी नहीं थी। इस्लाम चला और सारे देशों को गुलाम बनाता हुआ आगे बढ़ता चला, भारत में आया। 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं 18वीं शताब्दी तक इस्लाम का आतंक देखा, उसकी बर्बरता देखी, दुनिया ने देखी। दुनिया का कोई देश उसके सामने टिक न सका, दुनिया का कोई भी समाज उसके सामने नहीं टिक सका, समाप्त हो गए, इस्लाम में डूब गए। क्या कारण था? आज भारत बैठा है, आप लोग बैठे हैं, इसी दिल्ली में बैठे हैं जहाँ इल्तुतमिश से और गौरी और गजनी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक शासन रहा था। कई बार दिल्ली रक्त रंजित हुई है। हम स्वाभिमान से सम्मान से आज बैठे हैं। 600-700 वर्षों के अत्याचार के बाद भी हम जीवित रहे। कारण क्या था? इस देश का दार्शनिक भाव था, इस देश का राष्ट्र भाव था। But this was not the nationality. ये नेशन कंसेप्ट नहीं है, ये राष्ट्र भाव है। और इसलिए उस राष्ट्र भाव को अपने को समझने की आवश्यकता है। वो कौन सा भाव था जिसके कारण से ये शक, हूण, कुषाण ये सब मिल गए? कौन सा भाव था जिससे हम इस्लाम के खिलाफ 700 वर्षों तक अच्छे से संघर्ष करते हुए आज विजयी रूप में यहाँ बैठे हैं, जीवित स्वाभिमान के साथ बैठे हैं? फिर हम आगे बढ़ें। इतने में आ गया अंग्रेज, और अंग्रेज के साथ हमारा लगभग 200 वर्षों का संघर्ष चला। वो 200 वर्षों का संघर्ष कौन कर रहा था? वो इस्लाम के खिलाफ कौन संघर्ष कर रहा था? इस अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कौन कर रहा था? सेना तो अधिकांश हार गई थी, राजा हार गए थे, शासन नहीं था। तो इस्लाम के सामने जो संघर्ष कर रहा था वो कौन था? वो इस देश का राष्ट्र भाव था, इस देश का अध्यात्म भाव था। तो इस्लाम के सामने भी गुरु नानक देव तो थे, गुरु परंपरा तो थी, तुलसीदास तो थे, मीराबाई तो थी,
चैतन्य महाप्रभु थे, ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, तुकाराम थे, ऐसे हजारों लोग थे इस देश के समाज को जिंदा रखे हुए थे, जीवित रखे हुए थे। अध्यात्म भाव को पकड़ करके देश बैठा था। राजा गया, जाने दो, सेना गई, जाने दो, मंदिर टूट गया, कोई बात नहीं, टैक्स लग गया, कोई बात नहीं। सारे अत्याचारों के, प्रतिबंधों के बावजूद भी देश संघर्ष करता था, राष्ट्र संघर्ष करता था। और राष्ट्र की आत्मा राजा में नहीं थी, राष्ट्र की आत्मा सेना में नहीं थी, ये नेशन नहीं था, ये राष्ट्र था। इस राष्ट्र की आत्मा अध्यात्म में थी, अध्यात्म में। इस राष्ट्र की आत्मा नेशन की तरह राजनीति में नहीं थी। वो जो मैंने गिनाए वे नेशंस थे या देश थे, उनकी आत्मा राजा में थी। राजा गया, खेल खत्म। यहां इस देश में, इस देश की आत्मा राजा में, सेना में, प्रशासन में नहीं थी। इस देश की आत्मा अध्यात्म में थी, लोगों के हृदय में थी, आध्यात्मिक परंपराओं में थी। और राजा गया, जाने दो, हमारा विद्यालय गुरुकुल चलता है। राजा गया, जाने दो, हमारी कथा कीर्तन चलता है। इस देश के सामान्य जनमानस को जितना अत्याचार सहना पड़ा उसने सहा, लेकिन अपनी अंतरात्मा में इस राष्ट्रीय भाव को बनाए रखा और राष्ट्रीय भाव को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ फिर भिड़ गया। जो यहाँ विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, मैं आया थोड़ी देर पहले बात किया मैंने, ये कौन सा विद्यालय है ये हंसराज कॉलेज। हंसराज कौन थे? वो दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। दयानंद सरस्वती कौन थे? इस राष्ट्र भाव को जीवंत रखने वाला वो सन्यासी था। गांव गांव गली गली घूम घूम करके उस विदेशियों के सामने भी उस ऋग्वेद की, यजुर्वेद की ऋचाओं को फिर से पुनर्व्याख्यायित करते हुए यज्ञ की महान परंपरा को लेकर के वो खड़ा हो गया। लाखों लाख लोगों के मन में इस राष्ट्र भाव के आध्यात्मिक दर्शन की अलख को जगाता रहा। राज्य ब्रिटेन का था, राष्ट्र हमारा था। इस राष्ट्र में और नेशन में अंतर करना पड़ेगा। नेशन तो ब्रिटिशर्स का था, कोई दो राय नहीं। उनका राज्य था, स्टेट उनका था, सेना उनकी थी, प्रशासन उनके हाथ में था, वायसराय उनका था। लेकिन राष्ट्र की अंतरात्मा उनके हाथ में नहीं थी। वो दयानंद सरस्वती के हाथ में थी, वो विवेकानंद के हाथ में थी, महर्षि अरविंद के हाथ में थी, लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत, मदन मोहन मालवीय थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, और ऐसे लाखों लोग थे। और उनके भाव को लेकर, उनके मन को लेकर करोड़ों समाज चलता था। इस राष्ट्र को उसने विस्मृत नहीं किया, और इसलिए जब मौका लगा तभी आवाज लगाता था। जैसे ही एक आवाज लगी, वंदे मातरम, दो शब्द है। क्या है इसमें दो शब्द? कुछ खास बात नहीं, लेकिन नहीं, इस वंदे मातरम के अंदर इस देश का अध्यात्म था। और इस कारण से 12-14 साल का जो खुदीराम से लेकर के कोई बड़े से बड़ा इसके लिए बलिदान होने को तत्पर हो जाता। ये जो बलिदान होते थे, जेल जाते थे, फांसी पर चढ़ते थे, वंदे मातरम बोलते थे, बगल में गीता की पुस्तक दबाए घूमते थे, ये कोई सत्ता के लोभी, लालची, आकांक्षा रखने वाले लोग नहीं थे। ये अपने इस अध्यात्म के लिए समर्पित होने वाले युवक थे। और इसलिए अध्यात्म की ज्योति को लेकर के लोग चले थे। ये तिलक ने क्या लिखा? गीता रहस्य लिखा। गांधी जी ने क्या लिखा? वो तो हिंद स्वराज लिखा। वो उन्होंने तो रामधुन गाई। एक एक आप देखिए, जो देशभक्त लड़ाई लड़ रहा था, उस सब के पीछे कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक कॉल है, आध्यात्मिक आवाज है, आध्यात्मिक आह्वान है। उसके पीछे देश खड़ा होता था। और इसलिए अपने कोई अंतर करना है। ये पाश्चात्य जगत का जो नेशन और भारत का राष्ट्र तत्व, राष्ट्र भाव क्या है? इस पाश्चात्य जगत के नेशन के पीछे एक सेना है, एक राजा है, लड़ने की प्रवृत्ति है, अपना राज्य स्थापित करने की एक मनोकांक्षा है। उसमें से एक नेशन खड़ा होता है। और इसलिए बहुत पहले रोम को लेंगे, ग्रीक को लेंगे, मिस्र को लेंगे, और पीछे जाइए बेबीलोनिया है, वो सब मेसोपोटा, हमको ध्यान में आएगा कहीं न कहीं एक समाज छोटा सा है। वो समाज सेना रखता है, समाज धीरे धीरे साम्राज्य खड़ा करता है, राज्य खड़ा करता है। वो राज्य दूसरे से अलग है।
इस नेशन के पीछे पक्की धारणा रहती है, हम तुमसे अलग है। ध्यान में रखो, हम और तुम एक नहीं हो सकते। नेशन एक से अलग होकर के बनता है, अलग होकर के बनता है। वी एंड यू, ये दो कभी एक साथ नहीं आ सकते। और इसलिए भारतीय राष्ट्र मैं और तुम इसका भेद करता ही नहीं। भारतीय राष्ट्र दर्शन मैं और तुम, हम और आप, ये नहीं करता। हम देखेंगे एक भी नेशन जो विदेश में पाश्चात्य जगत में बनता है, वो बनता ही इसी आधार पर है, हम तुमसे अलग, इसलिए एक बनता है। फिर टुकड़ा होता है तो उसमें से अलग होता है, हम तुमसे अलग। फिर टुकड़ा होता है, हम तुमसे अलग। अर्थात एक भी डिफरेंस अगर है तो एक नेशन बनाने के लिए पर्याप्त आधार ढूंढ लेता है। इसलिए मौलिक कंसेप्ट क्या है, मौलिक बात क्या है, नेशन में कोई भी डिफरेंस आया, कोई भी विविधता आई, डाइवर्सिटी आई, तो एक नेशन की आधारशिला रख दी जाती है। और इसलिए पहले एक वंश, उसका एक नेशन बन जाता था। आगे चल करके जब ईसाइयत आई तो ईसाइयत ने एक नया कॉल दिया, सारे दुनिया के लिए हम ईसाइयत लाए। ईसाइयत एक बड़े नेशनलिज्म का कंसेप्ट लेकर के खड़ी हो गई। सारे दुनिया में पोप का साम्राज्य हो जाएगा। ईसाइयत सारी दुनिया को एक में बांध लेगी, हो नहीं सका। ईसाइयत को मानने वाले लोग भी अपनी अपनी विविधताओं के कारण से बंटते चले गए। उनकी जितनी डाइवर्सिटीज थी उतने टुकड़े हो गए। कहीं उन्होंने ज्योग्राफी के आधार पर टुकड़ा कर लिया, कहीं उन्होंने लैंग्वेज के आधार पर टुकड़ा कर लिया, कहीं रिलीजन का एक सब रिलीजन बन गया, प्रोटेस्टेंट हो गए, कहीं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हो गए, कहीं सीरियन हो गए। थोड़ी सी भी विविधता टुकड़ा करने के लिए पर्याप्त आधार देती है। ये नेशन का कंसेप्ट है, वे मिलकर के नहीं चल सकते। अब देखिए स्पेन और पुर्तगीज जो है बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन दो की दो लैंग्वेज है, झगड़ा करते हैं, दो राष्ट्र, दो नेशंस है। इतना झगड़ा इन दोनों नेशंस में होता था कि पोप ने कहा तुम दुनिया के इधर जाओ, तुम दुनिया के उधर जाओ। दोनों एक साथ चल नहीं सकते थे, क्योंकि भाषाएं दो हैं। अब यूके में देखिए ना आप, जो आयरलैंड है वो अलग है, और जो यूके के अंदर जो आयरलैंड है वो अलग झगड़ा कर रहा है 100 साल से, हमको अलग करो। स्कॉटलैंड है वो अलग झगड़ा कर रहा है, हमको अलग करो। हम नहीं रहना चाहते यूके के साथ, क्यों? हम अलग हैं। ये हम अलग हैं, इसका मतलब क्या है? अब जर्मन में भी तो क्रिश्चियन है, फ्रांस में भी तो क्रिश्चियंस है, सब बाइबल मानने वाले लोग हैं, मिलकर रह नहीं सकते। तो क्रिश्चियनिटी भी बांध नहीं सकी। जहां भी उनको डिफरेंसेस दिखे वो डिवाइड होते चले गए। वो चाहे क्लैन था, चाहे ज्योग्राफी थी, चाहे कस्टम था, चाहे ट्रेडिशन था, चाहे लैंग्वेज था, हर एक डिवीजन के आधार पर नेशन बनता चला गया। और हम देख रहे कितने नेशन बन गए, उन्होंने अपने अपने आधार पर नए नए नेशन बनाए। अभी हम देखते हैं कि जो यूगोस्लाविया है वो 7 अलग अलग नेशंस में बट गया। एक भी छोटा सा भी समूह दूसरे के साथ रह नहीं सकता, इतना इंटॉलरेंट बिहेवियर है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इनके पीछे का जो आधार है वो कैसा है। नहीं टिक सकते। और जो यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर के टूटने का कारण क्या है? जो 15 टुकड़े यूएसएसआर में से होकर के निकले, वो लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन वगैरह है, क्यों टूटे भाई? कारण ये है एक साथ रह नहीं सकते, एक साथ रहने का स्वभाव नहीं है। छोटा सा भी हिस्ट्री अलग हुई, अलग होना चाहते, थोड़ी सी ट्रेडिशंस अलग है, अलग होना चाहते, कस्टम्स अलग है, अलग होना चाहते हैं। फूड हैबिट्स पर भी अलग नेशन बन सकता है। और इसको लेकर के दुनिया भर के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वे परेशान हैं। ये अंत में कहाँ जाएगा? ये टकराहट कहाँ जाएगी? ये इंटॉलरेंट बिहेवियर कितने टुकड़े कराएगा? अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनका कहना था कि पिछले 30-35 साल के अंदर 50 नए नेशंस इस दुनिया में बन गए। बंधुओं, एक आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने डिफरेंसेस को कैसे भी संभालने की कोशिश नहीं की।
और राजनीति और इकोनॉमी, ये दो मूल मुद्दे ऐसे कठिन फंस गए जहां पर कि टुकड़ा टुकड़ा होना स्वाभाविक था। इकोनॉमी को आधार मान करके कैसे पैसा हमारे पास ज्यादा आ सकता है, और पैसे को आधार मान करके आपस में कोऑपरेशन करके हम लोग अपना नया एक नेशन बना सकते हैं। तो इसलिए पाश्चात्य जगत में जो नेशनलिज्म है, ये संघर्ष पर, द्वेष पर, आपस के इंटॉलरेंट बिहेवियर के कारण से डाइवर्सिटीज के आधार पर बनता है। वो आधार भाषा होगा, रेस होगा, रिलीजन होगा, क्लैन होगा, ज्योग्राफी होगा, कुछ भी होगा, कारण यही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक नेशन बन जाता था तो ये कोशिश करता था मैं दुनिया में कैसे अपना साम्राज्य बढ़ाऊं, कैसे दुनिया में कॉलोनीज डेवलप की जाए। और इसलिए जो आज लिबर्टी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन तो इन्होंने ही किया है। ये कॉलोनीज इन्होंने ही बनाई, शोषण इन्होंने ही किया। और कितना शोषण, कितना एक्सप्लॉइटेशन दुनिया का किया है, देखिए तो सही। आज नेशनलिटी के नाम से क्या बताने वाले हैं, इनका मुंह कैसा है, चेहरा कैसा है, इनका इतिहास कैसा है, इनके पुरखों के काले कारनामे कैसे हैं। क्या भारत में, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में क्या क्या किया है इन्होंने। जो डाइवर्सिटीज थी उसको समाप्त करके एक को वहां लागू कर देना, ये काम किया है। डाइवर्सिटीज का कोई सॉल्यूशन इनके पास नहीं था, एक्सप्लॉइट करना और अपने बात को उन पर स्थापित कर देना। तो एक और विस्तारवाद और दूसरी ओर एक्सप्लॉइटेशन इस पाश्चात्य जगत के नेशनलिज्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हमको इस बात का गर्व है, भारत ने दुनिया में कोई कॉलोनी नहीं बनाई, किसी को स्लेव नहीं बनाया। ये नेशनलिज्म की पहचान है, टू एक्सप्लॉइट द अदर्स। कॉलोनीज क्रिएट करना, ये नेशनलिज्म की पहचान है। दूसरों को गुलाम बना करके लेकर के दुनिया के बाजार में बिक्री करना, ये पूरा पाश्चात्य जगत करता रहा है। चाहे इस्लाम के मानने वाले, चाहे ईसाइयत के मानने वाले, चाहे इस्लाम ईसाइयत से भी पहले के लोग, ये किया है उन्होंने। हमको भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि भारत ने यह काम, यह धंधा कभी नहीं किया। भारत के लोगों ने इसको कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि दुनिया के और लोगों को गुलाम बना करके, मनुष्य की बिक्री करके उनका पैसा हम कमा लेंगे यहाँ। ऐसा कंसेप्ट भारत के इसका कभी भी नहीं था। और इसलिए पश्चिमी जगत का जो नेशन कंसेप्ट है, इसके पीछे की एक धारणा है और इसके पीछे की एक आवश्यकता है। भारत में इतनी सुंदर जमीन हम लोग देखते हैं ना, आप दिल्ली से जाइए और पाकिस्तान के ओ दूर तक कैसा थाली सा मैदान पड़ा है। दिल्ली से इधर जाइए और गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर दूर तक कितना सुंदर गंगा यमुना का मैदान पड़ा है। इतना उपजाऊ जमीन, इतना सुंदर वृष्टि, इतनी सुंदर सरिताएं, इतनी सुंदर ऋतुएं अपने आवश्यकता से 10 गुना 50 गुना ये धरती देती थी। इतनी धरती पर कृषि करने की भी आवश्यकता नहीं थी, सब संपन्नता थी। हमारे देश का दर्शन इस संपन्नता में से, विपुलता में से प्रकट हुआ है। यूरोप का जो विचार है उनका सुनिए। प्रकृति निष्ठुर थी, प्रकृति बहुत विपरीत थी, उपजाऊ जमीन बहुत सीमित रहती थी। उस सीमित जमीन को बचा करके रखना कठिन काम था। अपनी सीमित जमीन को बचा करके रखना, साल में एक आधा कोई फसल जैसे तैसे छोटी सी जमीन पर हो पाती है, बाकी पथरीला है, रेगिस्तान है, भयंकर ठंड है, कुछ होता नहीं। इस जमीन को कैसे भी बचा करके रखना, संरक्षण करना, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे की जमीन को लूट करके लाना, यह काम था। और इसलिए सारा का सारा समाज मिलकर के लड़ता था, मिलकर के भागता था। सारा का सारा समाज मिलकर के रक्षा करता था और मिलकर के लड़ने की तैयारी करता था। यह कठिन काम था। रिसोर्सेज कम होने के कारण से था ये।
रिसोर्सेस कम होने के कारण से ये सब के सब मिलकर के लड़ाकू थे, मिलकर के काम करते थे, मिलकर के रहते थे, मिलकर के भागते थे, मिलकर के आक्रमण करते थे। उनकी इस प्रकृति ने उनको डोमिनेट किया, आक्रामक प्रकृति बन गई, संघर्षशील जुझारू प्रकृति बन गई, हिंसक प्रकृति बन गई, असहिष्णु प्रकृति बनी, इंटॉलरेंट बिहेवियर बना, प्रकृति के कारण से बना। मैं एक लंबा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ता हूं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, पॉलिटिक्स इन द वेस्ट हैव डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स एंड वी इन इंडिया आर ट्राइंग टू इमिटेट यू। अमेरिका के लोगों को बोल रहे हैं, we have to remember that in Europe, where peoples had their racial unity from the beginning and where natural resources were insufficient for the inhabitants, the civilization has naturally taken the character of political and commercial aggressiveness. आपके अंदर आक्रामकता थी यूरोप के अंदर। For on the one hand, they had no internal complications, and on the other, they had to deal with neighbors who were strong and rapacious. जो पड़ोसी थे वे भी आक्रमणकारी थे, बार बार उनसे झगड़ा करना पड़ता था। To have perfect combination among themselves and a watchful attitude of animosity against others were taken as a solution of their problems. आगे लिखते हैं, in former days they organized and plundered. In the present age, the same spirit continues, and they organize and exploit the whole world. उन दिनों आप इकट्ठे होते थे, दूसरों का विनाश करते थे, लूटते थे। आपकी प्रकृति आज भी वैसी ही है, आप इकट्ठे होते हैं और दुनिया भर को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये WTO, ग्लोबलाइजेशन और MNCs उसी का एक उदाहरण है। विविधताओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई हल नहीं निकाला। समाप्त करना माने उन लोगों को समाप्त कर देना, यही उनके पास हल था। विविधताएं ये प्रकृति का नैसर्गिक नियम है। कभी कभी लोग तो कहते हैं कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है। ना, ऐसा नहीं है। हमारे विविधता में एकता हो ही नहीं सकती कभी। हमारी एकता है, फंडामेंटल यूनिटी है, ये विविधताओं में प्रकट होती है। यूनिटी इज फंडामेंटल। एकता मौलिक है, दर्शन मौलिक है। हम 50 लोगों को रस्सी से बांध करके एक नहीं कर रहे हैं। ना 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 ना, मूल स्टॉक, मूल फाउंडेशन ये एक है। और इसलिए हमारा जो राष्ट्र का भाव है उसको अपने को समझना। उस राष्ट्र के भाव ने इस सारे देश की विविधताओं को एक बना करके रखा है। उनको आश्चर्य होता है, स्पेन और पुर्तगाल दो भाषा एक नहीं, आयरिश और इंग्लिश दो भाषा एक साथ नहीं, जर्मन और फ्रेंच दो भाषा एक साथ नहीं रह सकते। भारत में सैकड़ों हजारों बोलियां और 18-20 भाषाएं, 85 प्रकार के पंथ और संप्रदाय, मत और दर्शन, 85 प्रकार की फूड हैबिट्स, पहनावा, खान पान, फिर भी राष्ट्र एक है, ये देश एक है। कैसा एक है? जैसे मोनिका जी ने 2-4 उदाहरण आपके सामने बताए। और इसलिए अपने को देखना है ये हमारा देश एक है कैसे। हमारे देश का ये राष्ट्र भाव कैसे सबको संभाल करके रखता है, इसके पीछे का कारण क्या है? हजारों हजार साल से कुंभ के मेले में सैकड़ों हजारों बोलियां बोलने वाले स्त्री पुरुष, बहरा, बच्चे, गरीब अमीर सब आते हैं और गंगा में स्नान करके चले जाते हैं। हमारी इस दार्शनिक एकता ने कैसे भौगोलिक दृष्टि से समाज को एक करके बांध दिया। परंपराओं ने, कस्टम्स ने, रिचुअल्स ने, ट्रेडिशंस ने सबको कैसे बांध करके रखा है। क्यों? इसके पीछे की दार्शनिक एकता, जो फिलोसॉफिकल हमारा जो कंसेप्ट है वो कैसा सुंदर एक है, उसको अपने को समझना। और ये राष्ट्रभाव कैसे आया? हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषियों ने मेहनत की, अचानक नहीं आ गया, बड़ा भारी परिश्रम किया इसके लिए। वे जानते थे कि विविधता है और विविधता अगर विद्वानों के साथ जरा भी रही तो विद्वान लोग टुकड़ा कर देंगे। विद्वान लोग तर्क से विभाजन करते हैं। उन ऋषियों ने तब ये कहा, नहीं नहीं, हमारा राष्ट्रभाव एक है।
ये राष्ट्रभाव राज्य से, साम्राज्य से बहुत ऊपर है। ये राजाओं के राज और साम्राज्य के भी ऊपर विराजता है। और राष्ट्रभाव यानी लोगों के मन की अच्छी, सुंदर, भद्र इच्छाओं को लेकर के खड़ा हो गया। लोगों के मन की इच्छाओं को अच्छा करो, लोगों के अंदर सदिच्छाएं पैदा हों। मैं ये ना आवे, हम दूसरों के लिए काम करें। सदाशयता, करुणा, प्रेम, दया, त्याग, दूसरे के लिए कुछ न कुछ सहयोग करने की मेरी इच्छा, इसको कहते हैं भद्र इच्छा। मैं मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए। भारतीय संस्कृति में यज्ञ माने मेरे पास जो है वो दे दो, थोड़ा सा रख लो, बाकी का दे दो। यज्ञ का मतलब ज्ञान यज्ञ है। क्या देगा उसमें? हमारा अध्यापक, हमारा गुरु, हमारा जो प्रोफेसर है वो ज्ञान यज्ञ करता है, जीवन भर बच्चों को देता है। कोई अन्न यज्ञ करता है। अन्न यज्ञ का मतलब ये नहीं है सारा अन्न जो है अग्नि में डाला ना। अन्न यज्ञ का अर्थ है कि अन्न जिनको आवश्यक है उनको दे देना। वो जल यज्ञ है, लोगों को जल दे देना। जो जो मेरे पास है दे देना, ये भद्र इच्छा है। हमारे ऋषियों ने वो ऋग्वेद के समय से ये कहा कि भद्र इच्छाओं वाले लोग सारे देश में विस्तारित हो, सारे देश में फैल जाए। उनके भद्र इच्छाओं के प्रयत्न से एक राष्ट्र दर्शन नीचे तक चला जाए। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक नहीं है, ये सोशल भी नहीं है, ये आध्यात्मिक है। और जो हम कहते हैं हमारा राष्ट्र है, नेशन नहीं है। नेशन वो है जो मैंने आपको बताया, संघर्ष में से, विविधता में से, इंटॉलरेंस में से, राजा के, सेना के, प्रशासन के द्वारा खड़ा होता है, वो दैट इज द नेशन। भद्र इच्छाओं में से प्रकट होता है, मंगलकारी इच्छाओं में से प्रकट होता है, वो दैट इज द राष्ट्र। अलग है। तो वो ऋषि बोलता है, एक मैं छोटा श्लोक बोलता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं, सबको समझ में आएगा। हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों के मन में एक भद्र इच्छा उत्पन्न हुई। उस भद्र इच्छा को लेकर के उन्होंने साधना की, तप किया। उसके कारण से इस राष्ट्र में बल आया, राष्ट्र में तेजस्विता आई, ओज आया। हम सब लोग मिलकर के उस राष्ट्र दर्शन को प्रणाम करें। वो ऋषि बोलता है, भद्रम इच्छन्त ऋषयः। वो भद्र इच्छा लेकर के ऋषि लोग एकत्रित हुए। स्वर्विदः, वो विद्वान लोग थे। तपो दीक्षाम, उन्होंने तप किया और दीक्षा के अनुसार से आगे बढ़े। उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, उससे इस राष्ट्र में बल आया, इस राष्ट्र में तेजस्विता आई। तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु, हम सब लोग मिलकर इस राष्ट्र दर्शन को प्रणाम करें। ये उस नेशन के कंसेप्ट से, उस विचार से कितना दूर है। यह भद्र इच्छा क्या है? ये एक चिंता की बात है हमारे लिए और जानने की बात है। यह भद्र इच्छा कैसे आएगी? मैं दूसरे को प्रेम करूंगा कैसे? मैं दूसरे के लिए त्याग क्यों करूंगा? ऋषियों ने कहा सब अपने ही हैं, सबके अंदर ईश्वरीय तत्व विराजमान है। इस देश का मौलिक आध्यात्मिक कंसेप्ट है ये। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ऋग्वेद का, यजुर्वेद का जो श्लोक है, उससे लेकर के, वो ऋग्वेद से लेकर के आज तक कोई भी इसको काटता नहीं है। सबके अंदर एक ही ईश्वरीय तत्व, वो ज्योति है, शिव है, ब्रह्म है, कृष्ण है, जो नाम लेके बोलिए, लेकिन सबके अंदर एक ईश्वरीय तत्व की कल्पना धारणा करते ही स्वभाव बदल गया। मैं करता हूं अच्छा नमस्कार, मैं नमस्कार किसको करता हूं? आपके अंदर विराजमान उस परमेश्वर को, परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। इस भौतिक शरीर को मैं प्रणाम नहीं करता, मैं नमस्कार करता हूं आपके अंदर विराजमान ब्रह्म को, उस ईश्वरीय तत्व को, उस ज्योति को, उस शिव को। और वो समान है, वो छोटा और बड़ा नहीं। वो विद्वान के अंदर का ब्रह्म ईश्वरीय तत्व या शूद्र और ब्राह्मण के अंदर का ईश्वरीय तत्व, गरीब और अमीर का, राजा और रंक का, कितनी बड़ी साधना से लोगों ने विचार मन में बैठाला होगा। वो झाड़ू लगाने वाला है चाहे राजा है, वो निरक्षर है तो प्रकांड विद्वान है, ईश्वरीय तत्व समान है। समानम सर्वभूतेषु,
और वो सारे जगत में, वो अफ्रीका का व्यक्ति है, चाहे अमेरिका का व्यक्ति है, चाइना का है, चाहे भारत का है, सभी के अंदर ईश्वरीय तत्व समान है। इस मौलिक धारणा ने भारत के लोगों के मन में भाव बैठा दिया, शोषण नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना, दास नहीं बनाना, चोरी नहीं करना, लूटपाट नहीं करना, लोगों को पीड़ा नहीं देना, दुख नहीं देना। ये सामान्य बात नहीं थी। उसी से एक दर्शन एक कदम और आगे बढ़ा हमारे राष्ट्र का, भद्र इच्छाओं के, भद्र दृष्टि का। उन्होंने कहा केवल मेरे और मेरे देश का भला हो, मेरी बिरादरी, मेरे संप्रदाय, मत, पंथ का भला हो, ये नहीं, ये घटिया बात। भारत के किसी भी पंथ मत संप्रदाय ने ऐसा नहीं कहा है कभी भी मेरे केवल सिख मत के लोगों का भला हो, मेरे केवल बौद्ध मत के लोगों का भला हो, मेरे केवल जैन मत के लोगों का भला हो, हमारे वैष्णव, कभी नहीं। कभी भी बोला सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह भद्र इच्छा है। भवतु सब मंगलम, भगवान बुद्ध बोलते हैं, सर्वत का भला, अर्थात इस देश में, इस धरती पर पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति के मन की जो अंतरात्मा की जो आकांक्षा है वो सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नेशन का कंसेप्ट ये नहीं देता। नेशन का कंसेप्ट एक्सप्लॉइटेशन का भाव देता है। मेरा साम्राज्य कहाँ तक, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ तक, फ्रेंच कॉलोनीज कहाँ तक, डच और हॉलैंड के लोग कहाँ तक साम्राज्य कैसे लूट करके लाएंगे। मेरे राष्ट्र के दर्शन ने कभी नहीं दिया। मेरे राष्ट्र के दर्शन ने दिया तो केवल यही दिया, सबका भला कैसे हो, सब आनंद में कैसे आए, सबकी पीड़ा दूर कैसे हो। इसलिए इस मौलिक बात को ध्यान में रखना है। नेशन एक्सप्लॉइटेशन का एक दूसरा नाम है, नेशन इंटॉलरेंट बिहेवियर का एक दूसरा नाम है, राष्ट्र सर्वमंगलकारी दर्शन देने वाला एक सुंदर नाम है। हम दोनों की कोई कल्पना नहीं, दोनों की कोई समानता नहीं है। इस राष्ट्र दर्शन के लोगों ने एक और सिद्धांत दिया, कहा कि दुनिया में सब लोग अपने ही हैं, दुनिया में सब लोग ईश्वरीय भाव को लेकर के खड़े हुए हैं, वो जो बोलेंगे अच्छा ही होगा, सबका सम्मान करो। और इसलिए इस राष्ट्र दर्शन के लोगों ने उस उषा काल में संस्कृति प्रारंभ हो रही होगी, अपने दरवाजे के तोरण द्वार पर लिख करके लगा दिया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सारे विवाद समाप्त हो गए, सबको फूलने और फलने का अवसर हमने दे दिया। और आज तक वो ऋग्वेद के ऋषि से लेकर के आज तक क्या इस राष्ट्र दर्शन का कोई विरोध किया इस देश में? इस ऋग्वेद के इस मंत्र का जो बड़ा मंत्र है, उस मंत्र की छोटी सी पंक्ति है ये, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इस देश के लोगों का हृदय कितना विशाल विस्तीर्ण हो गया, अनेक प्रकार की विविधताएं, और बिल्कुल हमारे विरोधी लोग भी होंगे, उनको भी सम्मान देने का भाव इस मंत्र ने दे दिया। ये मंत्र की दीक्षा बहुत बड़ी थी। मित्रों, आज तक हमारे देश में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस बात का विरोध कर सके। क्यों? ये भद्र इच्छा थी। भद्रम इच्छन्त ऋषयः, उन्हों की इच्छा के अनुसार, उनकी साधना के अनुसार ये मंत्र आगे बढ़ा, ये बात आगे बढ़ी, दर्शन आगे बढ़ा। कुछ लोगों के मन में आ सकता है हम ईश्वर को नहीं मानते, हम इन बातों को नहीं मानते, तो हमारे ऋषियों ने एक कदम और आगे बढ़ करके भद्र इच्छाओं के एक दूसरा डायमेंशन दिया, आयाम दिया, और कहा ये सारी धरती अपनी माँ है। मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ है, मैं दिल्ली माता का पुत्र नहीं हूं, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इसलिए भूमि पुत्र की कल्पना इस देश में नहीं है, मैं मथुरा का पुत्र हूं, मैं अलीगढ़ का पुत्र हूं, मैं बनारस का पुत्र हूं, ये नहीं, मैं धरती का पुत्र हूं। और इसलिए जो हमने कह दिया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, वैसे मैं, मेरे लिए अमेरिका क्या, चाइना क्या, ये सारी पृथ्वी एक है। पुत्र होने की दीक्षा का संस्कार और विलक्षण निकला। हमारे देश के लोगों ने सारी धरती को मां मान लिया। मां मानते ही देश का प्रत्येक अवयव, वो पहाड़ था, नदी सरोवर था, वो वृक्ष था, पशु था, चाहे पक्षी था, मनुष्य था, चाहे कोई भी था, ये धरती का बालक था, धरती का अंग था और पवित्र था। ये पुत्र होने की दीक्षा ने लोगों के मन के संस्कार को बदला, लोगों के मन के विचार को वैसी ही दिशा दे दी जो ईश्वरीय भाव के कारण से होती है, और केवल मेरा और मेरा फायदा हो ऐसा नहीं।
मगध साम्राज्य में चाणक्य नाम का एक मंत्री था, जो कि सारा अर्थनीति का देने वाला भी था, हम जानते हैं। वो अर्थनीति लिखता है, चाणक्य की अर्थनीति, उसमें एक वाक्य लिखता है, वो लिखता है पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। सारी पृथ्वी के लाभ की पालना जिससे होती है, पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। मगध साम्राज्य के लाभ के पालने के लिए, नहीं ऐसा नहीं, मगध साम्राज्य का लाभ अच्छा होगा, बाकी की हानि होगी, ये भद्र इच्छा नहीं है ऋषियों की, ये राष्ट्र की इच्छा नहीं है। राष्ट्र की इच्छा इसी में है, सारी पृथ्वी की लाभ की पालना हो, पृथ्वी पर किसी को भी हानि हो, हमारा लाभ हो, ये हमको स्वीकार है ही नहीं। ये है इस देश का राष्ट्र दर्शन। और इसलिए जब इस देश के राष्ट्र दर्शन को मानने वाले बौद्ध मत के लोग चाइना में गए और लोगों ने बहुत अत्याचार किया, बहुत लोग मारे गए, लेकिन प्रतिकार में हाथ नहीं उठाए। धीरे धीरे चाइना में, तिब्बत में, मंगोलिया में, वियतनाम में, कोरिया में, जापान में लाखों लोग आज बौद्ध मत में चले गए। उसी चाइना में फ्रांस के लोग भी गए, ब्रिटेन के लोग भी गए। 19th सेंचुरी में दो ओपियम वार हुए, दो अफीम युद्ध हुए, चाइना हार गया। जबरदस्ती अफीम बिक्री का काम करके चाइना से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, उन्होंने कमाया। सारे के सारे चाइना को अफीम के नशे में डाल करके प्रॉफिट कमाया। ये भद्र इच्छा नहीं होती। जैसे नील की खेती करा करके यहाँ से पैसा कमाया, बुनकरों के अंगूठे कटवा करके पैसा कमाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन ने सारे धंधे चौपट कर दिए। ये भद्र इच्छा नहीं हो सकती, ये राक्षसी इच्छा है, ये नेशन की इच्छा है, ये नेशन का कंसेप्ट है। और भारत के ये भद्र इच्छाओं वाले लोग चाइना में गए, चाहे जहाँ गए, वहाँ के लोगों को शांति का भद्र दर्शन दे करके वे आए। और इसलिए अपने को ध्यान में रखना है, जब हम लोग कहते हैं कि हम भद्र इच्छा वाले देश हैं और हमारा देश जब परमाणु विस्फोट भी करता है, तो अटल जी कहते हैं बुद्ध मुस्कुराए। ये बुद्ध मुस्कुराए क्या है? ये बुद्ध मुस्कुराए है ही भद्र इच्छा। ये किसी को ऊपर गिराने के लिए नहीं है। एटम बम हमारा, हमारी जो एटॉमिक पावर है, ये शांति के लिए है। बुद्ध मुस्कुराए, उसका सिग्नल ही यही है, उसका मैसेज यही है कि भारत ये एटॉमिक वार में विश्वास नहीं करता। इस एटॉमिक पावर के कारण से युद्ध न हो, यही हमारी भद्र इच्छा है। और जो हमारा राष्ट्र दर्शन जो है, वो इस कारण से है, इस कारण से विकसित हुआ है। जब हमारे देश में स्वतंत्रता आई और 558 रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स सब अलग अलग हो गए, सरदार वल्लभ भाई ने बड़ा प्रयत्न किया, और ऐसा प्रयत्न किया सारी रियासतें एक साथ आ गई। ये दुनिया का बड़ा आश्चर्य था। लोगों को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया? दूर दूर के राजा लोग मिलकर के एक देश बना लिए, फिर से बना लिए। क्यों बना लिए? ये देश था ही एक, राज्य अलग थे, देश एक था। राजा अलग थे, राष्ट्र दर्शन एक ही था, अलग था ही नहीं। ये बात उनको समझ में नहीं आती। उनको लगता है एक राजा से ही नेशन बनता है। राजा अगर 50, 100, 200, 500 हो गए, एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता। एक नेशन कैसे होगा? हाँ, एक नेशन नहीं होगा, राष्ट्र एक होगा। मैं काशी में रहता था, दशाश्वमेध घाट पर, वहां पर बड़ा सुंदर घाट है। अश्वमेध यज्ञ कई बार वहां हो चुके, लेकिन पिछले 400, 500, 700 वर्षों का इतिहास वहां के लोग बताते हैं। ऐसे हिंदू राजा रहते थे जो अपने क्षेत्र में आपस में झगड़ा कर लेते थे। इंदौर वाले, उनका होलकर वाले से हो गया, किसी का वो कर्नाटक वाला से हो गया, किसी किससे हो गया, वो राजाओं के झगड़े चलते थे देश में। लेकिन वे काशी में आते थे, इसी घाट पर बैठकर एक साथ पूजा करते थे। वो इंदौर का राजा है, बड़ौदा का राजा है, वो ग्वालियर का राजा है, वो बीकानेर का राजा, 50 राजा एक साथ बैठ करके दिन भर में पूजा चलती थी। मकर संक्रांति हो, चाहे बसंत पंचमी हो, और कोई दिन हो, राष्ट्र एक था। और जो राष्ट्र का दर्शन मानने वाले राजा थे ही शुरू से एक, अंतरात्मा से, विचार से, दर्शन से, व्यवहार से, अपनी महान परंपराओं से एक थे। सारे देश में विवाह के मंत्र तो एक ही थे, भूमि पूजन के मंत्र एक ही थे, शांति का पाठ एक ही था, संकल्प वाला मंत्र एक ही था। राज्य अलग हो सकते हैं
और केरल से लेकर के और ऊपर कश्मीर तक, पंजाब से लेकर के मणिपुर, आसाम तक विवाह उसी ऋग्वेद के मंत्रों से होता है जो सूर्या सावित्री नाम की महिला ने, एक ऋषिका ने उस ऋग्वेद में दिए वो मंत्र। उसने हजारों दसियों हजार साल से इस देश में विवाह की पद्धति चल रही थी, संस्कार की पद्धति चल रही थी। संस्कृत भाषा घूम घूम करके लोगों में एकता लाती थी। राष्ट्र का दर्शन राष्ट्र एक था, और इस राष्ट्र के दर्शन को मानने वाला पूरा ये हमारा देश जो भौगोलिक दृष्टि से एक था, वो एक था। राजा अलग होंगे, राजाओं के प्रकार भी अलग होंगे। कहीं राज्य होगा, कहीं साम्राज्य होगा, कहीं वो अधिनायक राज्य होगा, कहीं स्वतंत्र राज्य होगा, कहीं डेमोक्रेसी जैसी होगी, लिच्छवी जैसे गणराज्य वैसे रहे होंगे, लेकिन राष्ट्र एक था। उन ऋषियों का मत यह था ये राष्ट्र दर्शन धीरे 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 सारी पृथ्वी पर एक हो जाए, ये दर्शन था उनका। और ये 9-10 प्रकार के राज्यों की कल्पना ऐतरेय ब्राह्मण में है। 9-10 प्रकार के राज्य हो सकते हैं, जैसे आज कहते डिक्टेटरशिप है, कोई मोनार्क है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं लिबरल डेमोक्रेसी है, कहीं और कुछ है। ऐसे राज्यों का वर्णन करता है, सुनिए ध्यान से, उस ऐतरेय ब्राह्मण में आज से कोई 10,000 वर्ष पहले। वो बोलता है ऋषि बहुत प्रकार के राज्य होंगे, साम्राज्यम, भोज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्यमयम, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुषः, आंतादा परार्धात, पृथिव्यै समुद्र पर्यंत एक राट इति। अब देखिए कितना सुंदर है। 10-20 प्रकार के राज्य हो सकते हैं, चिंता न करो, समुद्र पर्यंत ही एक राट इति। एक दर्शन है, एक विचार है, एक व्यवहार है, भद्र इच्छा है। इसका पॉलिटिकल कनेक्टिविटी जीरो है। राजा से, सेना से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं है, ये मैटीरियलिस्टिक राज्य नहीं है। ये राष्ट्र की कल्पना, ये आध्यात्मिक थी। और इसलिए महाभारत में धृतराष्ट्र संजय से पूछा है, हे संजय, ये युद्ध लड़ रहे हैं दोनों, ये मान नहीं रहे, तू बता भारत क्या है। तो भारत राष्ट्र का वर्णन करता है संजय, सुंदर है, महाभारत में पढ़िए आप। इतने सारे राजा इस भारत में हैं, ये पर्वत भारत में है, ये सैकड़ों नदियां भारत में हैं, ये जातियां भारत में हैं। भारत यानी इतना बड़ा बताता है, ये कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं थी, ये कोई नेशन नहीं था, लेकिन राष्ट्र था, भारत इसको बोलते हैं। और इसलिए जब हम लोग चर्चा करते हैं इस राष्ट्र के बारे में, तो हमको ध्यान में आना चाहिए कि कोई सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, शासन के द्वारा, या हजारों साल पहले कोई योजना बना करके व्यवस्थित रूप से ऐसा जो नेशन, उनका कंसेप्ट, वो यहाँ नहीं। सेनाओं की विजय से प्राप्त होने वाला ये राष्ट्र नहीं था, ये भद्र इच्छाओं से और उन इच्छाओं के लिए की गई साधना में से निकला हुआ ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक भारत का राष्ट्र दर्शन था। और इसलिए उस राष्ट्र दर्शन के बारे में एक ऋषि बोलता है, वो कहता है हम सब विद्वान लोग मिलकर इसको राष्ट्र भाव को जागृत रखें, इस राष्ट्र भाव को लोगों के मन में बनाए रखें। वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिताः, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ जो बैठे हैं सब प्रोफेसर्स लोग हैं, अच्छे विद्वान लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, पुरोहित लोग हैं। वयम राष्ट्र जागर्याम, इस राष्ट्र के सुंदर भद्र इच्छाओं वाले भाव को समाज में जागृत रखना, स्वार्थ को निकाल करके दूर करना, पॉलिटिकल कंट्रोल को कम से कम करना। हमारा गुरुकुल, हमारा विद्यालय, हमारा छात्रावास, हमारे कला के केंद्र, हमारे लेखक, प्रोफेसर, हमारे वकील, हमारे व्यापारी, धर्मशालाएं, हमारे गुरुकुल, हमारे अनाथालय, हमारे मंदिर, हमारे संस्कार के केंद्र, सब नॉन पॉलिटिकली अच्छे से बने। इसमें से राष्ट्र जागृत रहता है। सब राजनीति को दे देना, ये नेशन का कंसेप्ट है, वो नेशन भारत पर हावी होता है। ये पाश्चात्य जगत का नेशनलिज्म हमारे राष्ट्र भाव को डसता है, उसको ग्रहण लगता है। और धीरे धीरे 200 साल के शासन के कारण से हमारे लोगों के मन में भी ऐसा भाव आता है, सब सरकार करेगी, ये तो सरकार करेगी, ये सब सरकार का काम है।
कम से कम काम सरकार का, ज्यादा से ज्यादा काम समाज का। गुरुद्वारे हमारे सरकार चलाएगी, हमारे मंदिर सरकार चलाएगी, हमारे बच्चों का संस्कार कहानी किस्सा सरकार देगी, हमारे घर का झगड़ा होगा सरकार निपटाएगी। तो ध्यान में आता है कि जब राष्ट्र जग जाता है, अंतर्मन जग जाता है, तो फिर देश को कोई पीड़ा नहीं हो सकती। इस राष्ट्रभाव को भौगोलिक दृष्टि से हमारे समाज ने जागृत रखा, भौगोलिक दृष्टि से बांध करके रखा। जैसे मोनिका जी ने उदाहरण बताए, ऐसे हजारों समाज देश भर में आज है, हजारों साल से चले आ रहे हैं। राज्य अलग अलग है, लेकिन कैसे वो और गंगा जल गंगोत्री का लेकर के रामेश्वरम तक जाता है, भाषा तो नहीं जानता। कैसे चारों धाम की यात्रा करने के लिए लोग घूमते रहते हैं, भाषा तो नहीं जानते, राज्य अलग अलग पड़ते हैं। कैसे किसी भी राज्य में कहीं का कोई यात्री मिल जाता है, उसका कैसा सुंदर स्वागत करते हैं लोग। ये अतिथि भाव कहां से आ गया? भारत में आया। भारत का एक मन है, और इस देश का एक सांस्कृतिक स्वरूप जो है ये आ गया क्योंकि अध्यात्म में था। आध्यात्मिक भावनाओं को लेकर जो परंपराएं निर्मित होती हैं उसको हम लोग संस्कृति बोलते हैं। उस आध्यात्मिक भाव को लेकर के लोगों ने जो भी काम किए वो सब संस्कृति है। अध्यात्म भाव नहीं है तो संस्कृति का अंग नहीं बन पाता। वो जीवन के हर हिस्से में वो संस्कृति प्रकट होती है, वो राष्ट्र भाव प्रकट होता है। और हम देखते हैं सारे भूमंडल को जोड़े रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं हम लोगों ने की हैं। हजारों साल से इस राष्ट्र भाव को भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बना करके रखा है। देखिए, कन्याकुमारी में पार्वती तपस्या करती है, शिव कैलाश पर विराजमान है। ये कब से कल्पना की? इस कल्पना का भी कोई वो है, सीमा है? नहीं। बताया वो कृष्ण द्वारिका में, उनकी पत्नी रुक्मणी अरुणाचल प्रदेश की है। राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत माता, हम सबको पढ़नी चाहिए। वो भारत माता में लिखते हैं भगवान कृष्ण उत्तर से और नहीं पूरब से पश्चिम को जोड़ देते हैं, भगवान राम उत्तर से दक्षिण को जोड़ देते हैं, और शिव मेरे सारे देश को जोड़ देते हैं। ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है भारत माता। ये आध्यात्मिक भारत सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों के मन में कैसे गहरे से गहरा बैठता चला गया, जब हम परंपराओं में देखेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा। और इसलिए इस सारे को जो जोड़ता है, इस सारी परंपराओं को लेकर के चला आ रहा है हजारों साल से, इस विचार को, इस दर्शन को पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल तक जिसने जिया है अपने घर में, परिवार में, अपने स्वयं के जीवन में, इस सामंजस्य की अलख को, मशाल को लेकर के चल रहा है। कष्ट भी उठाता है, संकट के समय लड़ता भी है, लेकिन इस आध्यात्मिक भाव को कम नहीं होने देता। उसका नाम हिंदुत्व है। वो इसका आत्मा है। ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये लीग ऑफ रिलीजन्स है, ये यूनाइटेड फॉर्म ऑफ रिलीजन्स है। ये सब संप्रदाय और मतों का एक ऐसा एकीकरण वाला मंच है। ये एक संप्रदाय से, मत से इसको कोई लेना देना है ही नहीं। सबके अंदर कोई न कोई अच्छे धर्म की बात, ज्ञान की बात, दर्शन की बात बैठालता है, वो सबके अंदर कॉमन है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदू अर्थात इस देश की सनातन राष्ट्र परंपरा को लेकर के कैसे चला आ रहा है। अनेक संकट के काल में भी ये हिला नहीं, डिगा नहीं, कहीं पर भी इसने इस मशाल को छोड़ा भी नहीं। लेकिन बंधुओं, 200 साल का जो इतिहास हमारा अंग्रेजों के समय का रहा, उन्होंने बड़े बड़े लेखकों को खड़ा किया। यहाँ ऐसे लेखकों को खड़ा किया जो इस हमारे जो सुंदर आध्यात्मिक भाव को, इस देश के दार्शनिक भाव को शायद समझ ही नहीं पाए। महर्षि अरविंद ने समझा, टैगोर ने समझा, तिलक ने समझा, और अनेकों लोगों ने समझा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जो उन विश्वविद्यालयों से पढ़े, इस राष्ट्र के भाव को नहीं समझ पाए। उनको एक कल्पना में भी नहीं आया हमारा राष्ट्र भाव है क्या, हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा क्या है। अंग्रेजों ने यह काम धंधा बहुत जगह किया।
जहां जहां वे जाते थे कैसे वे वहां के लोगों में झगड़े करा सकते हैं, वहां के लोगों में कैसे भेद उत्पन्न कर सकते हैं, इस काम में भी एक्सपर्ट थे। ये बात उन्होंने डाली। अभी बताया ना, अर्जुन जब गया था मणिपुर में तो वहां की नागा लड़की से विवाह किया था, उसका बेटा वहां युद्ध करने आया था, उसका नाम है चित्रांगदा उलूपी। ये नागा कन्याएं थी, मणिपुर की थी, नागालैंड की भी थी। सैकड़ों हजारों साल की परंपरा में आप देखें, नागा लोग चाहे दिमासा लोग इस राष्ट्र दर्शन की परंपरा को मानते हैं। नदी की पूजा करते, सूर्य की पूजा करते, पर्वत की पूजा करते, अन्न की पूजा करते, अतिथि को भगवान मानते हैं, किसी दूसरे को कन्वर्ट करने का काम नहीं करते। जो जो हिंदू दर्शन, भारतीय दर्शन, राष्ट्र दर्शन उसको मानते हैं। उनके मन में क्या बैठाला, तुम अलग हो, यू आर ए रेस, यू आर ए स्पेशल डिफरेंट क्लैन, you are a separate group, you have separate identity, you are a separate nation। आप एक देश है, आप एक नेशन है। और ऐसा केवल नागा लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने 80-90 जनजातियों के मन में बैठा है। मिजो, यू आर ए सेपरेट नेशन, दिमासा, यू आर ए सेपरेट नेशन, बोडो, यू आर ए सेपरेट नेशन, कार्बी, यू आर सेपरेट नेशन। वो नेशन का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, वो उनके दिमाग में है, वो वहां फिट करते हैं। और नए नए हमारे नौजवान बच्चों को ये दिमाग में लाते हैं, तुम तो अलग देश हो, अलग डिमांड करो, तुम यूएन में मांग करो, अनरिप्रेजेंटेड नेशंस में मांग करो। वहां उनके प्रतिनिधियों को भेजते हैं, उनके लिए सेना बनाते हैं, उनमें से उग्रवादी खड़ा करते हैं। वो बेचारे भोले भाले लड़के हमारे मौलिक दर्शन को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। उल्फा के 1-2 उग्रवादी लोगों से एक दिन ऐसे बात हो रही थी, वो उग्रवाद छोड़ करके आ गए थे। तो बोले हमको आसाम देश अलग चाहिए। मैंने अलग कहाँ ले जाओगे आसाम को, तुम शंकरदेव को मानते हो? हम मानते हैं, शंकरदेव हमारा बड़ा संत है आसाम का। तो शंकरदेव ने आसाम के बारे में क्या लिखा है बताओ जरा। आपको आश्चर्य होगा, शंकरदेव ने आसाम के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। क्या लिखा है शंकरदेव ने? कोट कोट जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तो भारतवर्ष में जन्म मिलता है। ये लिखा है शंकरदेव ने। अच्छा, हमको तो मालूम नहीं। उस भोले भाले उस बच्चे को ये नहीं सिखाया कि शंकरदेव ने क्या लिखा है। शंकरदेव तो सारे कृष्ण की भक्ति में जीवन बीत गया। हजारों जो रचनाएं शंकरदेव ने कृष्ण की भक्ति में की है। मणिपुर के लोग कितना सुंदर कृष्ण की भक्ति में रास करते, भागवत लिखते, कथा बोलते। मरने के बाद अस्थियां लेकर के बरसाने में आते हैं, मथुरा के पास आते हैं, वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, बरसाने की यात्रा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन अलग नेशन मांगते हैं। मैंने पूछा कहां जाओगे तुम लोग? नहीं हम अलग नेशन। नहीं क्यों भाई? तुमको हाँ नहीं भाई तो गलत हो गया। जैसे समझा वैसे उग्रवाद छोड़ करके आ जाते हैं। क्यों? कि राष्ट्र के दर्शन का जो अमृत तत्व है वो तुरंत उनके अंदर का राष्ट्र भाव अच्छे से जगा देता है। नहीं हम इस देश के लोग हैं, गलत हो गया, आ रहे। और इसलिए आप सब लोगों से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है, इस राष्ट्र के दर्शन के मौलिक तत्व को समझ करके हम अपने देश के, समाज के दूर तक स्थान पर पहुंचा देंगे। ये सारी समस्याओं का समाधान इसमें ही है। अपने आप जो विषैले तत्व हैं अपने आप दूर हो जाएंगे। ये पाश्चात्य जगत का नेशन, ये हमारा राष्ट्र दर्शन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इतना घुल मिल गया है। अगर हम नेशन न कहें, नेशनलिज्म न कहें, तो लोगों को डर लगने लग जाएगा। उनको ऐसा लगेगा हम एंटी नेशनल है। ये भी एक समस्या हो गई। लेकिन मेरा कहना यह नहीं है कि नेशन का शब्द आप छोड़ दें, लेकिन हम समझ तो लें। और इसलिए उस जूठन के चक्कर में अपना सुंदर प्रसाद क्यों छोड़ते हैं, अपना सुंदर दर्शन क्यों छोड़ते हैं, इसको हम समझें तो ध्यान में आएगा। सारे देश को हजारों प्रकार की विविधताओं को साथ लेकर आनंद से, सबके मांगल्य के संकल्प के साथ जो हजारों वर्षों से चल रहा है, वही जिसका आत्म तत्व है, वही जिसका राष्ट्र दर्शन है, उसी की संरक्षण हमको करनी है। मेरा अर्थ उस नेशनलिज्म से यही है। नमस्कार।